माय स्टूडेंट्स, मैं बिहारी सिंह गणित अध्यापक। आज हम 12वीं क्लास के गणित विषय का क्लास ले रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। पिछले दिनों हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हम बता रहे थे और आज भी इसी प्रश्नावली के कुछ सवालों को लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल बता रहे हैं। पहला सवाल आप देखे थे, तो इसमें और जो भी डाउट हो इस सवाल को समझ के आप एकदम क्लियर हो जाइए, हर डाउट को दूर करें। इसके पहले आप अपने बुक को खोल लें और दूसरा सवाल अपने सामने रखें। पूरे सवाल को एक बार पढ़ लें। यहाँ एक संबंध आर ए बी दिया गया है। ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय है कि ए लेस आर इक्वल बी स्क्वायर। ए बी वास्तविक संख्याओं के बारे में ऐसा कहा गया है। हमें यहाँ जांच करना है ये रिलेशन स्वतुल्य है या सममित है या संक्रमक है कि नहीं। तो पहले हम स्वतुल्यता को चेक करते हैं। तो स्वतुल्यता होता क्या है? उस संबंध को हम स्वतुल्य कहते हैं जिसमें इस सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं से इस रिलेशन द्वारा संबंधित हो, रिलेटिव हो। जैसे हम एक एलिमेंट 1/3 लेते हैं। 1/3 रियल नंबर, तो 1/3 वास्तविक संख्या है। अब यहाँ 1/3 रखें और यहाँ 1/3 का ही स्क्वायर करके देखें ये बात सही है। तो अब ये थोड़ा कटिंग है। 1/3 ग्रेट 1/3 और 1/3 के स्क्वायर में देखिए कौन बड़ा है। आप समझ सकते हैं 1/3 बड़ा है, जबकि ये तो लेस चाहिए था। तो कोई अवयव स्वयं से संबंधित हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए 1/3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं है। आप सोच रहे होंगे अगर 2 लेते हैं तो 2 लेस देन 2 स्क्वायर, ये बात तो सही है, परंतु एक के सही होने से नहीं, हजारों सही हो जाए और एक गलत है तो फिर गलत स्वतुल्य नहीं होगा। तो आपको उसी पॉइंट को ढूंढ के दिखाना है जो मतलब उसमें सही न हो। तो 1/3 दिखाया। संक्रमकता, इस सममितता भी पहले दे सकते थे, संयोग से यहाँ संक्रमकता कोई पहले देखा। हम यहाँ पर 3 एलिमेंट्स चुने हैं, 3, 2 और 1.5। संक्रमकता का शर्त आप देख चुके हैं। 3 2 रिलेटिव है कि नहीं ये पहले आप देखें। यहाँ देख सकते हैं कि 3 लेस देन 2 स्क्वायर, इसको आप चेक करें सही है। आप इस रिलेशन में आइए, ये लेस, तो 3 लेस देन 2 स्क्वायर सही है क्योंकि 4 है। और इसमें देखें 2 1.5 में ये भी बात सही है क्योंकि इसका स्क्वायर 2.25 होगा, ये भी सत्य। लेकिन अगर हम 3 और 1.5 में देखें तो देखिए 3 और 1.5 का स्क्वायर तो 2.25 होगा। यहाँ तो 3 बड़ा है जबकि आपका रिलेशन लेस का है, तो ये बात सही नहीं हो रहा है, इसलिए संबंध संक्रमक नहीं है। सममितता में देखिए, आप देख सकते हैं 1/4 में हम देखते हैं 1 लेस देन 4 का स्क्वायर, ये सत्य है। उल्टा करो 4 तो ग्रेटर देन 1 स्क्वायर हो जा रहा है, तो ये बात नहीं सही है। इसलिए अगर 1/4 एलिमेंट ऑफ आर है तो 4/1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये संबंध सममित नहीं है। हम आशा करते हैं आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एक सवाल और देखें, तीसरा। एक समुच्चय दिया गया ए 1 2 3 4 5 6, इसमें इतने एलिमेंट्स हैं। रिलेशन आर ए बी ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय है कि बी इक्वल a+1। इसमें चेक करें स्वतुल्यता। आप देखें स्वतुल्यता तभी होगा जब हर एलिमेंट अपने आप से संबंधित हो। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसकी बात करें हम, तो आप देखें यहाँ देखिए 1 इक्वल 1+1 होगा तभी तो होगा, तो ये होता ही नहीं। 1 इज नॉट इक्वल 1+1, 2 इज नॉट इक्वल 2+1, किसी के लिए नहीं होगा, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं है। सममितता यहाँ 2 3 दिया है, मान लिए 2 3 एलिमेंट ऑफ आर। क्यों? क्योंकि 3 इक्वल 2+1 रिलेशन आपका ये है, b का मान a+1 तो 3 का मान 2+1, ये बात सही है। अब थोड़ा इसको उल्टा करो, 3 2 के बारे में विचार करें, तो ये तभी होगा जब 2 इक्वल 3+1 रिलेशन ये, तो यहाँ तो नहीं हो रहा है, ये 4 हो जाएगा, ये 2 इज नॉट इक्वल, इसलिए संबंध सममित नहीं है। संक्रमकता हम 3 एलिमेंट लिए, 3 2 3 4, लेकिन उसमें ये शर्त लागू होना चाहिए b इक्वल a+1, हम उसके अनुसार ले रहे हैं। इसे 2 3 में समझ सकते हैं 3 इक्वल 2+1,
3 4 में 4 इक्वल 3 प्लस 1। अब फर्स्ट एंड लास्ट में हम चेक करें वही 4 इक्वल 2 प्लस 1 मिलेगा तभी संक्रमक होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 इज नॉट इक्वल 2 प्लस 1 अर्थात 2 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दिया गया संबंध संक्रमक नहीं है। तो ये संबंध न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमक है। अभी इसमें और भी सवाल हैं, आप और सवालों को लगाएं और फिर कोई प्रॉब्लम है तो हम बताएंगे। अब कल हम इसी चैप्टर में, अभी चैप्टर हम लोग का काफ़ी बड़ा है, इसमें हमको लगता है 7-8 लेक्चर होगा ये। अभी इसमें हम कल नया टॉपिक इसी पाठ का फलन को परिभाषित करेंगे। तो अभी आप लोग काम करें, इस प्रश्नावली के सभी सवालों को लगा लें और कल हम फलन को परिभाषित करते हैं। फंक्शन को परिभाषित करेंगे। हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें ये टॉपिक हमारा रिलेशन कंप्लीट हुआ, जिसमें अभी ये आधा बाकी है फंक्शन। तो हम आशा करते हैं रिलेशन आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, क्योंकि रिलेशन से ही एक कड़ी जुड़ी हुई है। फंक्शन आप रिलेशन समझते हैं तो एक फंक्शन समझ पाएंगे। तो आइए आज हम फलन को परिभाषित करते हैं। फलन की परिभाषा से पहले थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को एक बार पुनः आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ a और b दो समुच्चय दिए गए हैं। आप a क्रॉस b निकालना जान चुके हैं। a क्रॉस b, इसके a के प्रथम अवयव b के द्वितीय अवयवों को लेकर एक क्रमित युग्म बनाया जाता है। इसमें हम यहाँ एक संबंध को डिफाइन किए हैं, यक्ष y, ऐसे क्रमित युग्म जिसमें y इक्वल यक्ष प्लस 1। तो इसमें आप बहुत इजीली देख सकते हैं कौन से क्रमित युग्म होंगे। इसका 1 इसके 2 से संबंधित होगा। इस शर्त को देखें, जैसे कि y यक्ष प्लस 1 है तो y मीन्स 2, इसमें एक यक्ष में एक जोड़ने से ही ये प्राप्त होगा। यहाँ 2 प्लस 1 3, और शायद इसमें और कोई भी क्रमित युग्म नहीं बनेगा। इसको आप विस्तार से देखेंगे। तो इस संबंध के द्वारा हम क्या देखें कि समुच्चय A का एलिमेंट 1 समुच्चय B के 2 से संबंधित है, यहाँ 2 से, और समुच्चय A का एलिमेंट 2 यहाँ 2 समुच्चय B के 3 से संबंधित है, 3 से। अब यहाँ देखें आप कि समुच्चय के कौन कौन से अवयव B के अवयवों से संबंधित हुए। समुच्चय A का केवल 1 और 2, केवल 2 ही अवयव B के अवयवों से संबंधित हैं। समुच्चय A में 3 4 5 का संबंध किसी से नहीं बना। अब यही एक विशेष शर्त है, अगर A और B दो समुच्चय इस प्रकार हों और ये संबंध, ये वाला संबंध इस प्रकार दिया हो कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के किसी न किसी अवयव से अवश्य संबंधित हो, इसमें पहला कंडीशन लगाते हैं, और समुच्चय A का कोई भी अवयव समुच्चय B के एक ही अवयव से संबंधित हो। ऐसा न हो कि इसके एक ही अवयव इसके 2 अवयवों से संबंधित हो, ये नहीं। तो क्या दो शर्त क्या मिला कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव का संबंध B से हो और समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी एक ही अवयव से संबंधित हो। तो कोई ऐसा संबंध है तो उस संबंध को हम नए नाम से पुकारेंगे, उसी को कहेंगे फलन। यहाँ जो फलन दिखाया जा रहा है, फलन। तो अब फलन की परिभाषा हम यहाँ बनाते हैं। क्या मिला? यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को, अब देखिए उसमें प्रत्येक अवयव को किसी संबंध, अब उस संबंध का नोटेशन है यफ होगा। अब तक तो हम लोग संबंध को यफ से लिखते थे या आर से लिखते थे, अब यहाँ नया नोटेशन, उस फलन का नोटेशन यफ होगा। तो क्या पढ़ रहे हैं आप? यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध यफ द्वारा समुच्चय B के एक निश्चित, ध्यान दीजिए, एक निश्चित और अद्वितीय, अद्वितीय मीन्स दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस संबंध को फलन कहते हैं। वैसे भी ये फलन की परिभाषा आप 11वीं क्लास में ही पढ़े हैं। यहाँ तो हम लोगों का मेन टॉपिक है फलनों के प्रकार। तो फलन के का डिफिनीशन 11 में और इसके बाद प्रकार हम लोग 12 में, लेकिन जब तक इसको समझेंगे नहीं वो प्रकार भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। अब इसका नोटेशन, ये संकेत यफ सच दैट A to B, यानी यफ एक ऐसा फलन है, फंक्शन है जो सेट A से B में डिफाइन है, सेट A से B में डिफाइन है।
यहाँ कई तरह की बातें आएंगी। यदि फलन f के अंतर्गत a के अवयव यक्ष के संगत b का अवयव y हो तो इसे y बराबर fx लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका एलिमेंट यक्ष है, इसका एलिमेंट y है, समुच्चय a और b है। अगर यक्ष y से संबंधित है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं y बराबर fx से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रत्येक फलन एक संबंध होगा, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। और दूसरा शर्त होगा कि यदि f a से b में है तो इसमें दो बातें, यदि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का समुच्चय b में f प्रतिबिंब अवश्य होगा, परंतु b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब a में होना आवश्यक नहीं है। प्रतिबिंब शब्द जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, ये सेट A का 1 2 से संबंधित था तो हम कहेंगे 1 का f प्रतिबिंब 2 है, 2 का f प्रतिबिंब 3 है, इसे प्रतिबिंब बोले। और इस 2 को हम बोलेंगे 3 का पूर्व प्रतिबिंब है। 1 क्या है? इस 2 का पूर्व प्रतिबिंब है। तो वही बात यहाँ कहा गया कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में f प्रतिबिंब अवश्य होगा, क्योंकि A का प्रत्येक अवयव किसी से संबंधित है, परंतु B के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब A में होना आवश्यक नहीं है। दूसरा कंडीशन, समुच्चय A के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय B में एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। मतलब समुच्चय A के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय B में एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। मतलब A के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स हैं, उनकी एक ही प्रतिबिंब होगा, लेकिन परंतु समुच्चय B के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय A में एक ही पूर्व प्रतिबिंब होगा। इस बात को इस एग्जाम्पल में और स्पष्ट समझ लीजिए। यहाँ कुछ 3 तरह की उदाहरण आपके सामने हैं, 3 एग्जाम्पल, तीनों को ध्यान से समझें। हम पहले को देखिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, सेट A है और यहाँ सेट B है। इसमें 1 2 3 ABC रिलेशन कोई भी है, जैसे वहाँ y बराबर x+1 पिछले एग्जाम्पल में दिए, यहाँ वो संबंध तो नहीं दर्शाया गया, लेकिन यहाँ सीधे बना के दिया गया कि 1 का प्रतिबिंब A है, 3 का प्रतिबिंब B है। अगर ऐसा संकेतन है, इस रिलेशन को हम कैसे समझ पाएंगे ये फलन है या नहीं है? तो ध्यान से देखेंगे। 2 शर्त, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B के अवयवों से संबंधित है। आप देख सकते हैं, उत्तर देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 2 किसी से संबंधित नहीं है। तो परिभाषा में पहला शर्त फ्लॉप कर गया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह फलन नहीं है। फलन नहीं है क्योंकि 2 का कोई प्रतिबिंब नहीं है। ओके, फिर इस परिभाषा में आइए। बस 2 चीज मिलाना है कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब है, 1 इससे संबंधित है, 2 भी इससे है, 3, तो पहला शर्त तो लागू। दूसरा शर्त क्या है कि प्रत्येक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो। 1 के कितने प्रतिबिंब हैं? 1 A, 1 अकेले A से संबंधित है। 2 किससे संबंधित है? A से। मतलब 2 और इस तरह से नहीं ना किसी संबंधित है, ये देखना आप, ये अलग मैटर है ये। और एक ही अवयवों का 2 प्रतिबिंब हो, दूसरी बात होगा। तो 1 का एक ही प्रतिबिंब A है, 2 का एक ही प्रतिबिंब A है और 3 का एक ही प्रतिबिंब B है। ये फलन है। दोनों शर्त लागू हो रहा है। A के प्रत्येक अवयव किसी से संबंधित हैं और एक से ही संबंधित हैं। इस चीज को यहाँ थोड़ा सा और देखें। तीसरे कंडीशन, यहाँ 1 किससे संबंधित है? A से, और एक ही B से संबंधित है। 1 के 2 प्रतिबिंब आ गए, ये फेल कर गया डेफिनेशन। ध्यान दीजिए, पहला शर्त तो लागू है कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी न किसी से अवश्य संबंधित है, तो 1 भी रिलेटिव है, 2 भी और 3 भी। लेकिन दूसरा शर्त यहाँ फ्लॉप कर रहा है कि एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब हो रहे हैं, इसलिए यह फलन नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं फलन की परिभाषा आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से।
और इसको किताबों में थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे। अभी हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, फलनों का प्रकार क्या है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को शुरू कर पाएंगे। फलन उसमें पहचान पर ही आधारित एक्सरसाइज भी होगा। फलन कितने प्रकार के होते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग फंक्शन फलन की परिभाषा, अभी इसके पहले वीडियो में आप फलन की परिभाषा देखें, और अभी हम फलन के प्रकार देखेंगे हम लोग विस्तार से कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं फलन कितने प्रकार के हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोग ये 3 एग्जाम्पल देखे थे, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। ये फलन की परिभाषा समझने में कारगर था। यह फलन नहीं था, कारण ये था कि इसका एलिमेंट्स 2 इसमें किसी से संबंधित नहीं था। ये फलन था और इसमें एक ही अवयव 2 अवयवों से संबंधित था, इसलिए फलन नहीं है। तो फलन क्या है स्पष्ट है। अब इस आधार पर ही हम फलनों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहले हम देखते हैं आच्छादक फलन। नंबर 1 आच्छाद, इसे कहते हैं ऑन्टो मैपिंग। फलन को हिंदी में प्रतिचित्रण भी बोलते हैं। फलन का इंग्लिश वर्ड फंक्शन और प्रतिचित्रण को मैपिंग। तो ज्यादा बोलचाल भाषा में हम लोग मैपिंग शब्द का ही यूज करेंगे, प्रतिचित्रण। आच्छादक फलन, ऑन्टो मैपिंग। अब जब फलन की परिभाषा आप देख रहे थे तो जो समुच्चय, ये जैसे कोई फलन f है जो समुच्चय a से b में परिभाषित है। a क्या था? पहला समुच्चय a और दूसरा b। तो डिफिनीशन में ये कंडीशन था कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी न किसी से अवश्य संबंधित होना चाहिए। जैसे ये दूसरे नंबर का जो डिफिनीशन ये वाला था, इसमें हम देखें इसका प्रत्येक अवयव किसी से संबंधित था, लेकिन इसमें कोई अवयव खाली हो इस तरह की कोई बात नहीं किया गया था। इसमें कोई एलिमेंट्स खाली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे यहाँ C खाली है, फिलहाल ये तो फलन था भी नहीं। अगर यहाँ हम C लिख दें यहाँ, तब भी ये फलन होगा। ठीक, तो अब यहाँ इस आधार पर वर्गीकरण हम कर रहे हैं कि कोई फलन इस तरह से हो कि समुच्चय B आच्छादक फलन, ये फलन f आच्छादक कहलाएगा कब? यदि सहप्रांत B, ये B को सहप्रांत बोलते हैं, B का प्रत्येक अवयव प्रांत A के किसी न किसी अवयव का यफ प्रतिबिंब अवश्य हो। जैसे फलन की परिभाषा में A में तो शर्त था कि A का प्रत्येक अवयव किसी से संबंधित होगा, लेकिन अगर यह संबंध हम B में भी लगाते हैं कि B का भी प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, तो ऐसे फलन को ही हम आच्छादक फलन कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? यफ का जो परिसर होगा, यफ का परिसर तो ये वाला होगा, तो वही तो यफ का सहप्रांत होगा। इस समुच्चय को सहप्रांत बोलते हैं। इसमें आप देखें x1 y1 से रिलेटिव है, x2 y2 से, x3 y3 से। क्या B में कोई अवयव खाली है क्या? कहीं नहीं। अगर इसमें खाली रहता तो यह आच्छादक नहीं होता। इसके सभी अवयव किसी संबंधित है, इसलिए आच्छादक है। इसमें तो खाली रह नहीं सकता, क्यों? खाली है तो फलन ही नहीं होगा। अगर इसमें कोई एलिमेंट्स खाली है, कोई ऐसा अवयव है जो इसमें किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, तो ऐसे फलन को हम यहाँ अंतःक्षेपी फलन, इनटू मैपिंग कहते हैं। फलन FA to B अंतःक्षेपी कहलाता है यदि सहप्रांत B में कम से कम एक, यानी B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत A के किसी भी अवयव का यफ प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात यफ का जो परिसर होगा, परिसर तो B में ही मिलता है, ये परिसर हमेशा यफ का जो सहप्रांत होगा उसका प्रॉपर सबसेट होगा। समुच्चय में जाइए, संकेतन प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर परिसर क्या है? y1 y3 है। y1 और y3 एलिमेंट्स बना के समुच्चय बनाएंगे तो परिसर होगा, और y1 y2 y3 वो तो सहप्रांत होगा, तो सहप्रांत का हमेशा सेट होगा। तो यहाँ कोई एक फलन अगर आच्छादक है तो अंतर्क्षेपी नहीं होगा, और अंतर्क्षेपी है तो आच्छादक नहीं होगा।
जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो कोई फलन मिलेगा, उसका पहचान करना होगा कि बताइए वो फलन आच्छादक है या अंतःक्षेपी है। तो हम लोग चेक करेंगे, वहाँ चेक करने का तरीका भी हम बताएंगे। तीसरा, एकाएकी फलन। एकाएकी फलन क्या है? नाम से लग रहा है एकाएकी, वन वन मैपिंग बोलते हैं इसे। जब कोई फलन एफ ए टू बी है, ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, तो यह फलन एकाएकी कब कहलाएगा? यदि प्रांत ए के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत बी में अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं। जैसे इसमें देखें, इसमें ये दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, यह एकाएकी फलन नहीं है। अलग अलग अवयवों का अलग अलग, सबका अलग अलग होगा, कहीं डबल नहीं होगा। तो ऐसे फलन है, जैसे इसी एग्जाम्पल में आप समझिए, ये एकाएकी नहीं है। जैसे x1 y1 से होता है, x2 y2 से होता है, x3 y3 से होता है, तो ये एकाएकी फलन है, सबका अलग अलग प्रतिबिंब होगा। चौथा, बहुएकी फलन, मेनी वन मैपिंग, बहुत से अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो। तो ऐसे फलन को, जैसे फलन एफ ए टू बी बहुएकी फलन कहलाता है यदि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सह प्रांत बी में एक ही प्रतिबिंब है। जैसे इसे आप बहुएकी फलन बोल सकते हैं। जैसे x1 x2 के एक ही प्रतिबिंब है, मेनी एलिमेंट्स का एक ही प्रतिबिंब है, तो ये बहुएक फलन है। वो अलग मैटर है कि वो अंतःक्षेपी भी है। तो अगर इसका पुनः नामकरण करना हो तो इसे बोल सकते बहुएकी अंतःक्षेपी फलन है। बहुएकी और अंतःक्षेपी भी फलन है। तो कोई फलन एक साथ अगर आच्छादक है तो अंतरक्षेपी नहीं होगा, अंतरक्षेपी है तो आच्छादक नहीं होगा, और फिर इन दोनों में से एक ही होगा। अगर एकाएकी है तो बहुएकी नहीं होगा, बहुएकी है तो एकाएकी नहीं होगा। अब क्वेश्चन हम लोगों का ये होगा कि कोई फलन दिया होगा, उसको अगर जांचना हो कि ये फलन, बस ऐसे कहेगा इस फलन की जांच कीजिए, तो दो जवाब देना होगा हमें ये देना होगा जवाब कि वो आच्छादक में और अंतःक्षेपी में से क्या है एक, और फिर ये बताना होगा कि वह एकाएकी और बहुएकी में से क्या है, वो एक टाइप का फलन होगा। अभी फलन कुछ और भी प्रकार के हैं, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। अचर फलन, एफ ए टू बी अचर फलन कहलाता है कब? यदि ए के सभी अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो, बी में एक ही प्रतिबिंब हो। जैसे यहाँ देखें, समुच्चय में ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं, बी में एक और दो हैं, तो यहाँ समुच्चय ए के सभी अवयव ए बी सी का एक ही प्रतिबिंब 1 है। ये सभी अवयव एक ही अवयव से संबंधित हैं, यह फलन अचर फलन है। वैसे अभी पिछला परिभाषा जो देखे बहुएकी फलन, आप इसको बहुएकी भी कह सकते हैं। अर्थात प्रत्येक अचर फलन बहुएकी होगा, लेकिन प्रत्येक बहुएकी फलन अचर नहीं होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखेंगे आप, 1a से संबंधित है, 2a से और 3b से, ये बहुएकी फलन है क्योंकि दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, लेकिन ये अचर फलन नहीं है, क्योंकि अचर तब होगा जब सबका एक ही प्रतिबिंब हो। तो आज हम लोग फलनों का प्रकार पढ़े। कल हम फलनों के प्रकार पर आधारित जो एक्सरसाइज है, सवाल लगाना हम लोगों को, प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हम अगले दिन लगाते हैं। तो आज आप सब लोग ये जो डेफिनेशन बताए, हम इस सभी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, किताब का भी सहारा लेंगे। आप ये सब डेफिनेशन कापी में नोट करेंगे, पहले ये सब परिभाषाओं को नोट कर लीजिए। अभी हम इस पेज का फोटो करके आपको लगा देंगे व्हाट्सएप पर, तो उसके सहायता से आप ये सबका नोट्स कंप्लीट कर लें। कल हम इसका एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं।